वो बयान सुनते हैं पूरा, जिसमें अन्नामलई ने पार्टी छोड़ अपनी नई रणनीतियों पर बात की। भारतीय जनता पार्टी में 25 अगस्त 2020 को दिल्ली में यहां शामिल होकर तमिलनाडु में तमिलनाडु के लोगों के लिए 6 साल तक काम करने का एक बड़ा अवसर, एक बड़ा सौभाग्य मानता हूं। आज जिस जगह पर मैं शामिल हुआ था, उसी जगह पर सम्मान, शालीनता और प्यार के साथ मेरा रास्ता अलग है। मुझे एक अलग रास्ते पर चलना है। लक्ष्य और भी बड़े हैं, बहुत से लोगों को जोड़कर काम करना है। एक नई राजनीति, बुनियादी ढांचे को बदलने वाली राजनीति बनाने के विचार के साथ आज मैं शालीनता से कहकर उसी आंदोलन से बाहर आ रहा हूं। इसे आप तमिल संस्कृति भी मान सकते हैं। बाहर जाने पर भी सम्मान के साथ कहकर जाना ही हमारी संस्कृति रही है और यही मेरा उसूल भी रहा है। आज से हमारा एक नया रास्ता, एक नया संगठन, एक नया राजनीतिक आंदोलन, बुनियाद से एक नए आयाम और दृष्टिकोण के साथ हमें अपना आंदोलन शुरू करना चाहिए। मेरी बड़ी इच्छा है कि आप सभी मिलकर इसे शुरू करें। उससे पहले मुझे कुछ बातें कहनी है। मेरा राजनीतिक रास्ता बहुत उतार चढ़ाव भरा रहा है और आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। ये कोई आसान रास्ता नहीं था। एक गांव में जन्म लेकर, एक साधारण परिवार, किसान परिवार से आकर हमारे यहां एक आम आदमी राजनीति में आने से कतराता है, नहीं आता। वैसे ही मेरा रास्ता भी 2009 में कैप्टन विजयकांत जी की पार्टी डीएमडीके में, जब मैं लखनऊ में पढ़ रहा था, तब 3 महीने की इंटर्नशिप से शुरू हुआ और फिर 10 साल बाद भारतीय जनता पार्टी से शुरू करके 6 साल भारतीय जनता पार्टी में रहने के बाद आज स्वतंत्र रूप से अपने आंदोलन को लोगों के सामने रखने के लिए आपके सामने खड़ा हूं। 25 साल की उम्र में विजयकांत जी के साथ वो इंटर्नशिप करना मेरे लिए एक बड़ा सौभाग्य था। राजनीति क्या है ये जाने बिना तमिलनाडु में एक नई राजनीति लाने की सोचने का वो पल था। आज मेरी उम्र 42 साल है। लगभग 17 साल से संघर्ष कर रहा हूं। क्या एक नया रास्ता बनाया जा सकता है? क्या एक बेहतर समाज के लिए बेहतर राजनीति लाई जा सकती है? वहीं दूसरी ओर जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, इन 6 वर्षों में मैंने कभी किसी चीज से समझौता नहीं किया। तमिलनाडु की पहचान से समझौता नहीं किया, यहां की मिट्टी से समझौता नहीं किया, सांस्कृतिक विरासत से समझौता नहीं किया, हमारे पानी से समझौता नहीं किया। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, खासकर जब मैं भारत के इस हिस्से में आता हूं तो लोग पूछते हैं, अन्नामलई आप तमिल हैं या भारतीय? ये मेरे लिए एक बड़ा द्वंद्व पैदा करने वाली बात है। क्या आप तमिल हैं या भारतीय? तमिलनाडु में मेरे माता पिता, मेरी मां तो कभी तमिलनाडु से बाहर ही नहीं गई। मेरी पूरी विरासत तमिलनाडु में ही रही है। पिताजी बचपन में एक बार तमिलनाडु से बाहर गए थे। वहीं सालों साल रहकर खेती करने वाला परिवार है। मुझे पहला मौका तमिलनाडु से बाहर आकर लखनऊ में पढ़ने का मिला, उसके बाद दिल्ली में रहने का, हैदराबाद में 2 साल की ट्रेनिंग का और फिर कर्नाटक में 8-9 साल आई पीएस अधिकारी के रूप में काम करने का। तो लगभग 10 से 15 साल मैंने पूरे भारत का दौरा किया है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि मैं एक गर्वित भारतीय हूं और एक पारंपरिक तमिल की पहचान के साथ मैं सभी से यही कहता हूं। लेकिन यह द्वंद्व कुछ लोगों के लिए एक अंतहीन द्वंद्व बन गया है। आज तमिलनाडु की राजनीति में भी वहां कई ऐसी पार्टियां हैं जो मानती हैं कि एक गर्वित तमिल होने के लिए मुझे यह कहने की जरूरत नहीं है कि मैं एक भारतीय हूं। मैं हमेशा से यही कहता आ रहा हूं कि भारतीय की पहचान के साथ ही मैं हर जगह एक गर्वित तमिल के रूप में रहता हूं। इस आंदोलन में भी हमें ऐसा ही होना चाहिए। हम जो आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं उसमें मुझे आपके साथ चलना है। तमिलनाडु की किसी भी समस्या को आगे रखकर बिना किसी समझौते के हमें तमिलनाडु के विकास को आगे बढ़ाना है। बिल्कुल, ये थे अन्नामलई जिन्होंने अपना पूरा मार्मिक संबोधन साझा किया। जी प्रदीप जी, क्या जोड़ना चाहते हैं, बताइए। एक विनती करूंगा, फोकस बंद होता है, दूसरों को म्यूट करिए। ये लोग सीरियस नहीं होकर चर्चा में आते हैं, लेकिन मैं बहुत सीरियस होकर चर्चा में आता हूं। इनके फोन आते हैं, बातें होती है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। कार्यक्रम आगे से होगा तो सर आप ऑनलाइन को बोलिए म्यूट कर दिया करिए। वो कांग्रेस कभी सीरियस होती नहीं चर्चा में, ये इनकी बहुत इरिटेशन होती है। मैं क्या सुनाया और क्या बोल रही है। ठीक है प्रदीप जी, हम बात करते हैं पीसीआर से, वो ये आपकी समस्या का हल जरूर कर देगी। शिवानी जी की आवाज देखिए, अननेसेसरी वॉइस म्यूट कीजिए प्लीज। तो अन्नामलई ने साफ तौर पर बात रखने की कोशिश की कि तमिलनाडु में रहकर किस तरह से उनको तमाम द्वंद्वों का सामना करना पड़ता है, वो भारतीय हैं या तमिल। वैभव, आपके पास आना चाहूंगा। वैभव, किन इनपुट्स के साथ आज आप हैं हमारे दर्शकों को, विशेषकर जब टीवीके का जिक्र हो रहा है, विजय का जिक्र हो रहा है कि अब अगला प्लान अन्नामलई का विजय जैसी पार्टी खड़ी करने का है, प्लान है कि आप अपना ऑरा ऐसा ही बना पाए तमिलनाडु में, ऐसी ही। और अभी जो आपने भाषण भी सुना वैभव, उसमें भी आपने देखा होगा कि किस तरह से उन्होंने सारी जनता
को, पूरी तमिलनाडु की जनता को, चाहे वो तमिल मानकर खुद को गौरव महसूस करते हो या भारतीय मानकर खुद को गौरवान्वित महसूस करते हो, सबको जोड़े रखने की कोशिश की है। तो जो इस तरह की बातें चल रही है कि टीवीके और विजय जैसी पार्टी जल्द बना सकते हैं अन्नामलई, इस बात को कितना तूल देते देख पा रहे हैं आप? वैभव। बिल्कुल मुकुंद जी, अन्नामलई ने जो फैसला लिया है, उनके इस फैसले को समझ हम दो तरह से कर सकते हैं। पहले तो उनका पूरा करियर कैसा रहा है, जैसे उन्होंने अपने संबोधन में खुद ही कहा है कि 18 महीनों से उनका आला कमान से विवाद चल रहा था, उनके विचार मेल नहीं खा रहे थे। देखिए, अन्नामलई 2011 में आईपीएस अधिकारी बनते हैं, 2019 में वो इस्तीफा दे देते हैं, कर्नाटक कैडर के आईपीएस अधिकारी थे। 2020 में वो बीजेपी में आते हैं। जैसे ही बीजेपी में आते हैं, उन्हें तुरंत राज्य का उपाध्यक्ष बना दिया जाता है। 2021 में उन्हें अध्यक्ष भी बना दिया जाता है। 2024 तक सब कुछ सही चलता है। 24 में जाकर चीजें खराब होती हैं। 24 तक अन्नामलई खूब मेहनत करते हैं, पदयात्रा करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, युवा उनके साथ बहुत जुड़ते भी हैं। 24 में होता क्या है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उम्मीद थी कि इस बार तमिलनाडु में खाता खुल सकता है, या हो सकता है कि 2 से 3 सीटें या उससे ज्यादा भी मिल सकती हैं। वोट परसेंटेज तो बीजेपी का बढ़ा, लेकिन सीटें बीजेपी को नहीं मिल पाई 2024 के लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु में। इसके अलावा एक और घटना होती है 2024 में ही, तमिलनाडु में विजय भी अपनी पार्टी बना लेते हैं। उस वक्त तो चुनाव नहीं लड़ते हैं, लेकिन वो अपनी तैयारी शुरू करते हैं। 24 के लोकसभा वाले परिणाम के बाद ही अन्नामलई और बीजेपी आला कमान के बीच में चीजें खराब होना शुरू हुई। आला कमान का मतलब मैं सीधे पीएम मोदी और अमित शाह से जोड़कर नहीं कह रहा हूं, क्योंकि उनके रिश्ते हमेशा से अन्नामलई से बेहतर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो तमिलनाडु में प्रभारी थे या तमिलनाडु की जिनके कंधों पर जिम्मेदारी थी, उन लोगों को 2024 वाले इलेक्शन के बाद लगा कि अगर हम एआईएडीएमके के साथ में रहते तो हो सकता था कि डीएमके और कांग्रेस वाला गठबंधन ज्यादा सीटें नहीं जीत पाता। सबको पता है 2024 वाले इलेक्शन में बीजेपी बहुमत से चूक गई थी, 240 पर आ गई थी। तो उस चीज की वजह से ही फिर चर्चा शुरू हुई कि हमें फिर से एआईएडीएमके के साथ जाना चाहिए। लेकिन अन्नामलई का कहना था कि मैंने इतनी मेहनत की है, वोट परसेंटेज को मैं 11% लेकर गया हूं। जैसा कि केशव जी ने बताया कि वो एआईएडीएमके के भी विरोध में थे, डीएमके के भी विरोध में थे। लेकिन जब आला कमान को धीरे धीरे लगा कि नहीं, ये एआईएडीएमके के साथ में ही हमें गठबंधन करना चाहिए, चीजें फिर खराब होनी शुरू हुई। जैसा कि अन्नामलई ने खुद कहा, 4 दिसंबर 2025 को उन्होंने खुद ही इस्तीफे की पेशकश की थी या कहा था कि अब मैं अलग हो जाना चाहता हूं, लेकिन उन्हें रोका गया था। इससे पहले अप्रैल 2025 में उनसे अध्यक्ष वाला पद भी ले लिया गया था। कहा गया कि स्वेच्छा से उन्होंने छोड़ दिया। तो अन्नामलई का मोटा माटी ये मानना था कि जैसी मेहनत हो रही है, जिस तरह से लोग जुड़ रहे हैं, वैसी ही मेहनत हमें अभी और करनी चाहिए। हमें डीएमके या एआईएडीएमके किसी से भी कोई लगाव नहीं रखना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का मानना था बीजेपी में कि ऐसा करना चाहिए। अच्छा, होता क्या है, 26 वाले इलेक्शन में बीजेपी एक सीट पर सिमट जाती है। बीजेपी का वोट परसेंटेज भी कितना रहा सबको पता है। लेकिन नई पार्टी जो विजय की आती टीवीके, उसको सफलता मिली, सरकार भी आज उसी की है, सीएम खुद विजय है। तो विजय वाली सफलता को देखकर अन्नामलई को ऐसा लगा कि अब बीजेपी के साथ चल पाना ठीक नहीं है, और अगर विजय को ऐसी सफलता मिल सकती है तो उन्हें भी ऐसी सफलता मिल सकती है, ऐसा उनकी टीम को मानना है। देखिए, 42 साल के अन्नामलई हैं, अच्छे वक्ता हैं, अच्छी पकड़ है हर चीज की, इतिहास की, वर्तमान की, अच्छे से अपनी बात रख पाते हैं, लोकप्रिय हैं। 5 साल उनके पास हैं। तमिलनाडु में चुनाव खत्म हो चुके हैं, 2021 में फिर से होंगे। इन 5 सालों में अगर वो मेहनत करते हैं, और ऐसा हो सकता है कि बीजेपी का पर्दे के पीछे उन्हें समर्थन भी रहे, तो देखते हैं क्या कुछ वो आगे करते हैं। लेकिन मुझे जो लगता है कि एआईएडीएमके वाला गठबंधन ही अन्नामलई को अखर रहा था, और उसी वजह से उन्होंने फैसला किया था कि अब अलग होना चाहिए। जी, शिवन जी भी काफी देर से हमारा इंतजार कर रहे हैं और शिवन जी के ठीक बाद चलेंगे प्रदीप जी के पास। शिवन जी, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के उस बयान को लेकर है। अन्नामलई के ठीक बीजेपी छोड़ने के बाद नागेंद्रन, जो कि अभी तमिलनाडु बीजेपी कमान संभाल रहे हैं, उनका कहना है कि इनका जाना हमारी पार्टी की योजना, हमारी पार्टी की राजनीति, हमारी पार्टी की रणनीति किसी तरह से नुकसानदायक नहीं हो सकती। लोकतंत्र है, सबको मौका मिलता है, अपनी पार्टी बनाइए या फिर घर बैठिए। कैसे देख पा रहे हैं और किन नुकसान, संभावित नुकसानों पर आप बात कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं, बाकी फिर प्रदीप जी से भी समझेंगे। बिल्कुल मुकुंद, काफी चीजें हमने जो है अन्नामलई के बारे में हमारे साथी बता चुके हैं जी, कि कैसे वो आ गया है, कैसे हुआ, क्या हुआ, 24 में क्या हुआ, तो मैं उन बातों को दोहराने का कोई फायदा।
लेकिन जिस तरीके से आपने प्रदेश अध्यक्ष की बात की, मेरा मानना है कि अन्नामलाई के हटने से बीजेपी को बड़ा नुकसान है। अब क्या होगा उसका विश्लेषण करेंगे, लेकिन अन्नामलाई का जो कदम है ना, वो उन जैसे लोग, वो अलग व्यक्ति है। अगर वो सामान्य राजनीतिक नहीं है, जो राजनीति का आप देखते हैं ना, जोड़ तोड़ के गठबंधन की राजनीति, वो ऐसे व्यक्ति, मैंने उनके मनोविज्ञान को समझा, उस नजरिए से समझा वो कैसे आए हैं। वो एक वो है जो नीचे से एक हीरो की तरह कहानी है, जो फिल्मी हीरो होता है ना, उसकी कहानी है उनके जीवन की। तो ऐसे लोग अपने उसूलों पे अडग होते हैं, उनके पास एक विजन होता है, वो उस विजन को लेकर चलते हैं। उन्हें वहां कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है, इसमें उन्होंने कहा मैं नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर आया, क्योंकि नरेंद्र मोदी का एक उनकी भी कहानी कुछ ऐसी है, उसूलों को लेके, अपने उद्देश्यों को लेके। तो कहीं ना कहीं वहां कुछ उन्होंने कुछ दिखा होगा, तो वो आए, उन्हें भारतीय जनता पार्टी उसके लिए बेहतर एक प्लेटफॉर्म लगा। लेकिन आज जो उन्होंने कहा है, अभी मैं बीच में उनकी आज तो कहानी एक वशीर बद्र का शेर है, वो हालांकि वो तमिल है, उन पर बिल्कुल फिट बैठता है कि उसूलों पे आ चाहे तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। अन्नामलाई ने यही किया है। उनको, वो जिंदा थे पॉलिटिकल रूप से, लेकिन जिस तरह से वो वहां की जो राजनीति थी डीएमके और एआईडीएमके की, वो उन्होंने क्या कहा, उनकी जो भाषण है, अभी जो उन्होंने मार्मिक भाषण दिया, उन्होंने कहा कि मैं एक भारतीय हूं और तमिल अस्मिता के साथ भारतीय हूं। यानी कि उन्हें ये जो चर्चा है ना कि तमिल हो कि भारतीय, उन्हें चुभती है। वो ट्रू भारतीय है, वो एक वास्तविक एक इंडियन है। उनके अंदर ही राजनीतिकों की जो चालबाजी या जो जुगाड़ तुगाड़ है उससे हटके हैं। उनका उद्देश्य क्लियर था कि मैं एक अपनी आइडियोलॉजी लेके चल रहा हूं। 3 से 11% हुआ, बीजेपी के लिए असहज स्थिति हुई। उन्होंने दूसरा रास्ता निकाला कि एआईएडीएमके के साथ होते तो बेहतर होते, ऐसे बाबा ने कहा आगे बेहतर होंगे। लेकिन उनके लिए क्या था, उनका जो प्लान था अकेले आगे बढ़ने का, बीजेपी को लेकर बढ़ने का, और अपने डील के साथ वो एआईडीएमके के साथ जो गठबंधन है उससे टूटा और वो असहज रहे। इसीलिए उन्हें उसी वक्त का, लेकिन वो व्यक्ति कितने शानदार है, अभी हमारे बीजेपी के साथी ने भी कहा, इतने शानदार व्यक्ति हैं कि वो अनुशासन में रहे। उन्होंने आज गए भी हैं तो देखिए, उन्होंने कोई संबंध नहीं बिगाड़े, बेहद सम्मानित तरीके से बीजेपी छोड़ी है। तो वो ऐसे व्यक्ति है। अब मैं आपको बताता हूँ, होगा वो अगर वास्तव, मुझे आज ऐसा लगता है कि वो जिस तरीके से अपने उसूलों पे अडिग थे, उनका जो विजन था, अगर वो वहां होते तो विजय वाली पार्टी का ये परिणाम नहीं होता। और हाँ, आगे वो चलेंगे। तो अब उनके पास जिस तरह से उनके चारों एक ऑरा था उनका, जिस तरह लोग जुड़ रहे थे, तो निश्चित तौर पे उनमें एक आभा मंडल तो है और वो अच्छे राजनेता साबित हो सकते हैं। हो सकता है कि जो हम अभी तक कांग्रेस, बीजेपी या दूसरी राजनीतियों के साथ मौका परस्त राजनीति को भी देखते हुए आए हैं, मौका परस्त शब्द ना इस्तेमाल करें बल्कि समझदारी शब्द इस्तेमाल कर दें कि मौके की नजाकत को देख के कदम उठा करके उसको देखते हैं। वो राजनीति अन्नामलाई को नहीं भाई, और इसलिए मुझे लगता है कि आगे भी उन पे इसी तरीके के पैरों में बंधन पड़ेंगे जो उनके विजन को चोट पहुंचाएंगे। तो लिहाजा वो उस तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। हाँ, उनकी पूरे भाषण में आप देख लीजिए, एक आपको वो गहरा गंभीर राजनीतिक नहीं दिखाई देगा, लेकिन एक नायक जरूर दिखाई देगा। बिल्कुल, हमारे दोनों साथी भी इंतजार कर रहे हैं। मैं प्रदीप जी के पास लौटना चाहूंगा, लेकिन उससे ठीक पहले शिवानंद जी कुछ जोड़ना चाहते हैं। हाँ शिवानंद जी। जानकारी मैं दिल्ली से लिया हूं कि अन्नामलाई को राज्यसभा पे लेने के लिए बीजेपी ने कमिटेड किया था, उन्होंने नहीं दिया, इसलिए पार्टी छोड़ा है। नंबर 1। नंबर 2, इनको ईडी का डर भी अभी भी दे रहे वो लोग, लेकिन वो बोला जो करना है कर लो, मैं रिजाइन देके मैं पार्टी छोड़ना चाहता हूँ। और कोई दूसरा पार्टी खोलेंगे ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास जो जानकारी अभी लेटेस्ट न्यूज है, विजय तलपति तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर के साथ उनका बातचीत हुआ है, वो जल्द से जल्द टीवी की में जाने का उनका फिक्स हुआ है। बड़े दावे। दूसरी बात देखिए, और दूसरी बात ये हुआ है कि बीजेपी का तमिलनाडु में कुछ भी नहीं है। बीजेपी सिर्फ ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में 2.5 लाख राज्य राखी पुलिस लेके और वोट चोरी करके, ये एसआरए के नाम पे एनआरसी करके मुस्लिम वोट काट के ममता दीदी का
हर ताकत शिवानंद ये जी लोग लगा। तमिलनाडु पे रहते हैं और आपने जो ये बड़ी बात रखी कि टीवी के में जाने वाले अन्नामलई, सर इसका थोड़ा सा सोर्स अगर बता देते, किसी का पोस्ट है, किसी का बयान है? और दूसरी बात, तमिलनाडु में मेरे एक खास दो तीन लोग कैबिनेट मंत्री है, उनके उधर से जानकारी कैबिनेट मंत्री सर टीवी के में, टीवी की में है। उन्होंने बोला है कि चीफ मिनिस्टर के साथ, उन्होंने नाम मैं नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मेरे दोस्त ठीक है सर, इतना भी काफी है, बट सोर्स हमें थोड़ा पता चलना चाहिए। मैं हमेशा रिस्पेक्ट करता हूँ कोई भी किसी भी पार्टी में। हम देखिए एक अच्छा ऑफिसर था, उनको राज्यसभा पे आना था, ये लोगों ने नहीं लिया, उनका यूज करके लिया, उनको इस्तेमाल किया। उन्होंने कम उम्र में रिजाइन देके पार्टी ज्वाइन किया था, लेकिन कुछ भी बेनिफिट नहीं हुआ। उनको बोला था कि मैं आपको मिनिस्टर बना दूंगा, राज्यसभा पे लूंगा, कुछ भी नहीं किया। उल्टा ईडी का उसका इंक्वायरी, उनको ऊपर 26 क्रिमिनल केसेस है और उनका एज अभी 40 है। अभी आने वाले दिन भी उनके लिए अगर टीवी में या कांग्रेस में, मैं भी आह्वान करता हूँ नेशनल चैनल पे आपके माध्यम से कि वो कांग्रेस में आए तो वेलकम भी करेंगे। बहुत लोग IAS IPS रिजाइन दे के बहुत लोग आ रहे, हर पार्टी में जा सकते हैं, लेकिन मैं भी कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। अगर हमारे पास भी आ गए तो हम वेलकम करेंगे। चलिए प्रदीप जी से भी समझ लेते हैं सर कि इतनी बड़ी अपडेट आप दे रहे हैं कि टीवी के में जा सकते हैं अन्नामलई। प्रदीप जी कितना समझ पा रहे हैं इस, अब विश्वसनीय सूत्र कितना है शिवानंद जी बताएंगे, लेकिन टीवी के कैबिनेट मंत्रियों से इनकी बात हुई है, कुछ लोगों से, जहां पता चला है कि अन्नामलई का टीवी के में जाना नजर आ रहा है। कैसे देख रहे हैं? मुकुंद जी बहुत बार आपने दोबारा अवसर दिया। मेरे पास भी विश्वसनीय सूत्र का एक सूत्रधार है। आने वाले इसी डिबेट में मैं आपको कुछ चमका बहुत ही धमाकेदार मैं घोषणा करने जा रहा हूं, तो बस रुकिए। अभी आपका जो प्रश्न था कि कैसे, ये जो आपने अभी पूछा, तो देखिए राजनीति जिस प्रकार से हर दिन एक नया करवट लेती है, एक नई बात आती है, एक नई दिन में हम आगे बढ़ते हैं, उसी प्रकार से रणनीतियां भी बदलती रहती हैं। कोई भी राष्ट्रीय पार्टी या कोई भी समझदार नेतृत्व करने वाला वो समसामयिक बातों पे चर्चा तो करता है, लेकिन उसकी 4 साल बाद, 3 साल बाद, 6 साल बाद क्या रणनीति होगी ये कौन बताता है। जबकि अगर आप देखेंगे तो सफल राजनीतिक हैं अन्नामलई जी की, तो मैंने सुना आपने किसी वक्ता को कि वो बड़ा प्लान करके चलते हैं, और निश्चित तौर पे सच बात है कि बिना प्लान करके आप बिना प्लान किए बिना आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो 3 साल बाद की, 1 साल बाद, 2 महीने बाद की या 5 साल बाद की उनकी क्या रणनीति है, किस प्रकार से उनके मन चल रहा है। और एक बात उन्होंने बहुत बड़ी तरीके से क्लियर कर दी कि ठीक है मैं अंदर से तमिलियन हूं, लेकिन मैं प्रो इंडियन हूं। तमिलनाडु की राजनीति में या बाह्य शक्तियों का जो प्रभाव रहा है, या जिस प्रकार की डिजिटल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खबरें आई हैं, वो बहुत ही चिंता का विषय है कि आखिर कौन खेल रहा है। डीप स्टेट है जो कि इस कंटेंट को फ्लो करा रहा है। बहरहाल तो उनकी जो रणनीति है, देखिए उनके चेहरे पे जाने के बाद भी किसी प्रकार का एरोगेंस नहीं है। अब तक ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया जिसपे कि आप जो कांग्रेस के मित्र अभी कह रहे थे कि वो वेलकम करेंगे, तो शायद वो उनके लिए सपना हो, क्योंकि उनकी ज्यादा अगर कांग्रेस मिल रही होती तो भाजपा में ही क्यों आते। बहरहाल मैं विश्वस्त सूत्रों की बात कर रहा था। हमारा जो है ITO दिल्ली में, यहाँ पे सभी राष्ट्रीय पार्टी कार्यालयों की है, सबको जमीन एलोकेट होती है, सभी दलों का, युवा हो चाहे पूर्ण हो, सभी पार्टियों का। हमारा कार्यालय 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे है। तो देखिए मैं भी जमीनी कार्यकर्ता हूँ, मुझे बहुत समझ में, हालांकि मैं IT सोशल मीडिया सेल कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मैं जमीन पे भी उतरता हूँ। तो इसी कारण से फर्स्ट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस में बहुत सारे सूत्र हैं जो कि विरोधी पार्टियों के बाहर खोमचा लगा के, चाय की टपरी लगा करके काम करते हैं, और उन्हीं से मैं भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। चाय वाले की मैं वो जो टपरी, चाय पान की जो सिगरेट की टपरी है, बहुत रिस्पेक्ट करता हूं मैं, उसका कोई डिस्क्लोज नहीं था। पता ये विश्वस्त सूत्र बहुत है। उसके विश्वस्त सूत्रों से मुझे पता चला कि राहुल गांधी जी कुछ समय के लिए देश छोड़ के आने वाले हैं, करीबन 2-3 साल के लिए वो आएंगे अपना पूरा ज्ञानार्जन करके, और ये बहुत ही विश्वस्त सूत्रों से मैं बता रहा हूं। तो मेरी शुभकामनाएं हैं, आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि अगर वो जा रहे हैं, वैश्विक व्यवस्था को वो समझे, वैश्विक अर्थव्यवस्था चलती है, जियो प्रदीप जी, राहुल गांधी जा रहे हैं तो थोड़े आपके सरकार के लिए राहत ही होगा, लेकिन आप उनको चुनावों में जरूर मिस करेंगे राहुल जी को। खैर, आपके विश्वस्त सूत्र जो है उनके हवाले से 2 सवाल के जवाब और दे दीजिए। सवाल नंबर 1, कुप्पुस्वामी अन्नामलई की डिमांड क्या थी? कर न सके हम प्यार का सौदा, कीमत ही कुछ ऐसी थी।
क्या मांग रहे थे वो जो उनको आप दे नहीं पाए? और दूसरी, पार्टी चलाने के लिए बहुत ज्यादा संसाधन की आवश्यकता होती है, अन्नामलाई कहां से लाएंगे? क्या कोई आपका सपोर्ट जारी रहेगा उनको? केशव जी, पहले प्रश्न पे कि कर ना सके हम प्यार का सौदा, आपने तो इमोशनल, बहुत सारे दर्शक और बहुत सारे नेता इसको देखेंगे तो इमोशनल हो जाएंगे कि किसी न किसी के साथ कहीं ना कहीं ये घटना जरूर, चाहे हम लक्ष्यों की प्राप्ति में हो, चाहे अध्ययन में हो, अध्ययन काल में हो, छात्र हो, युवा हो, सबके साथ कहीं कहीं लागू होती है। अब शिवाजी को ही देख लीजिए। तो ये जो है ये बड़ा, मतलब अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं तो मेरे जुरिडिक्शन से, मैं पार्टी का कार्य करता हूं, अपने पक्ष को रखता हूं प्रदेश की तरफ से, ये मेरे जुरिडिक्शन के परे की बात है। लेकिन अगर इस तरह की कोई बात होती तो निश्चित अब तक वो मीडिया में आ चुकी है। देखिए, शिवानंद जी तो कह रहे हैं कि राज्यसभा उनको कमिट किया गया था, आपने फिर मना कर दिया, इसलिए रास्ते अलग कर लिए उन्होंने। अब सर, क्या आप इस बात पे यकीन, या दर्शक इस बात पे यकीन करेंगे कि पान वाला बता रहा है कि राहुल गांधी जी जाएंगे? ये तो एकदम वैसे शिवानंद जी बता रहे हैं। शिवानंद जी आपके साथी प्रवक्ता है। शिवानंद जी स्वतंत्र हैं, वो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो स्वतंत्र हैं, वो कांग्रेस की विचारधारा को मानने वाले हैं। लेकिन मैं उनकी विचारधारा से सामने रखूं, ऐसा कोई आवश्यक तो है नहीं कि मैं कैसे उनको सामने रखूं। तो अभी ये देखिए, जेंटलमैन एग्रीमेंट की बात हुई, हमारा पार्लियामेंट्री कमेटी, हमारे पदाधिकारी जो हमारे नेतृत्व करता है पार्टी के, उनके और उनके बीच में अगर कोई बात हुई, और अब तक ऐसी तो बात, देखिए क्या होता है कि सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया में कंटेंट जो है, नेगेटिव कंटेंट 10 गुनी ज्यादा स्पीड से फैलता है। आप हो के बता दीजिए, आप थक जाए, वो कंटेंट 100 तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर वही बात आप कुछ नेगेटिव बोल देंगे तो वो 10 गुना तेज रफ्तार से वो आगे बढ़ेगा। तो अगर इस तरह की कोई बात रही होती तो अब तक शायद वो फैल चुकी होती, ऐसी कोई है नहीं। तो अपनी इस बात को सपोर्ट करने के लिए वो जो मैंने रूल बताया है एल्गोरिदम का, उसको ध्यान में रखना चाहिए। बाकी नेगेटिविटी आप फैलाते रहिए। दूसरा सवाल कि अन्नामलाई जी को कोई सपोर्ट है क्या, कोई क्या व्यवस्था नई पार्टी बनाने के लिए, करने के लिए? तो देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर भारत भूमि में पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक, अगर आप राष्ट्र को प्रथम रखते हैं, राष्ट्र समर्थित है, हमको नहीं पता था, हम लोगों ने भी बहुत से ऐसे लोगों के लिए कुछ काम किया जो आप देशद्रोहियों की तरह जाने जाते हैं, लेकिन हम राष्ट्रवादी मानते थे। तो भारत भूमि के प्रत्येक मतदाता, प्रत्येक युवा का है, वो चले उसका वेस्टेड इंटरेस्ट भले हो, लेकिन राष्ट्र के नाम पे मेजोरिटी ऑफ जो लोग हैं वो किसी को भी सपोर्ट करते हैं। हम बहुत ज्यादा बायस नहीं होते, राजनीति की बातें अपने तरफ है। लेकिन अन्नामलाई जी ने जिस प्रकार से जन यात्रा निकाली, जिस प्रकार से उनकी बातें थी, क्या जब वो हमारे साथ थे तो कोई कंट्रोवर्सी दिखाई दी? वो पढ़े लिखे युवक हैं, उन्होंने देश की सबसे कठिन परीक्षा को भी उन्होंने पास किया है। हम लोग तो खाली प्री क्वालिफाई होकर के अपने आप को ठप्पा मारा लिए, लेकिन उन्होंने तो मेंस और उन्होंने इंटरव्यू भी क्वालिफाई किया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.